हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। एक बात आप समझ लो कि ऑप्टिक्स जो है काफ़ी इजी टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। काफ़ी इजी टॉपिक है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली 9th-10th में ही कंप्लीट कर देना चाहिए। काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने में। उन्हें लगता है ये डिफिकल्ट टॉपिक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही आसान टॉपिक है समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इसका यूज़ है ना, कहाँ कहाँ होता है रिफ्रैक्शन का। तो मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ 9, 10th, 11, 12 सारे स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। 9, 10th के स्टूडेंट भी इसको अगर समझेंगे तो वो अच्छा ही होगा उनके लिए। जितना नॉलेज आपके समझ में आ रहा है आप उतना लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। अगर एक बार समझ में आपको नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखो, मास्टर हो जाओगे वीडियो देख करके। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और कॉन्सेप्ट के लिए किसी भी किताब को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको स्कूल के पढ़ाई के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर मान लो आपने स्कूल में कुछ ओमिट कर दिया हो, अवॉइड कर दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, आखिर किसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, आखिर रिफ्रैक्शन हो किसका रहा है ना। तो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो लाइट एक जगह स्थिर है नहीं। लाइट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेवल कर रही है, सीधा सीधा जाए तो वो रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। तो रिफ्रैक्शन का एक डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है भाई, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट्स प्रोपैगेशन। जब लाइट ट्रेवल कर रही हो, जब लाइट ट्रेवल कर रही हो तो बेंड करे, कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, इट इज कंपल्सरी कंडीशन है कि लाइट को बेंड करनी चाहिए। व्हाइल इट्स प्रोपैगेशन, जब वो प्रोपैगेट करे तो, जब वो ट्रेवल करे तो ऐसे ऐसे फिनोमिनन को फिजिक्स में रिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। इट इज अ फिनोमिनन, आप डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन इन विच लाइट बेंड्स व्हाइल इट्स प्रोपैगेशन, while its propagation either in the same medium or while traveling from one medium to another medium. ओके, तो हम लोग एक एक केस को समझेंगे, जानेंगे कि क्या कहानी है इसमें। बेंडिंग ऑफ लाइट while its propagation is called, ये डिफिनीशन है रिफ्रैक्शन का, ये डिफिनीशन है। तो और डिफिनीशन में अच्छे से इन दोनों में भी इंक्लूड कर देंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्शन bending of light while its propagation when it travels from one medium to another medium, इसको भी समझना है। और when light travels from in the same medium, travels in the same medium, in same medium, from नहीं in same medium। ओके, तो डिफिनीशन आप दो तरह से लिख सकते हैं, while one medium to another में भी लिख सकते हैं और in the same medium में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्या है, when it travels from one medium to another, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो भी बेंड करता है, लाइट तो भी बेंड करेगा। अगर बेंड किया तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर किया तो भी, तो अगर बेंड किया लाइट, अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अगर उसने ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज किया तो भी बेंडिंग, तो भी ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज करके बेंडिंग अगर हो रहा है लाइट में तो भी वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो भी वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और लाइट बेंड नहीं कर रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। बात को समझिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जा रही है, अगर बेंड करे तो ही रिफ्रैक्शन होगा, अन्यथा रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, बेंड होना कंपल्सरी कंडीशन है। अगर बेंड नहीं करे तो रिफ्रैक्शन वहां नहीं होगा। वो भी हम पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और दोनों मीडियम्स की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं तो, और जब दोनों मीडियम का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप दिमाग में इतना सेट कर लो कि लाइट को बेंड होना जरूरी है। लाइट अगर बेंड नहीं करेगा, लाइट अगर बेंड नहीं करेगी, ओके, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट को बेंड करना जरूरी है, कंपल्सरी। ओके,
लाइट का बेंडिंग होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट्स प्रोपगेशन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंडिंग होगा, उस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और सेम मीडियम में भी लाइट अगर चलती है, सेम मीडियम में भी लाइट अगर चलती है तो अगर बेंडिंग हो रहा है तो भी रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अगर बेंडिंग नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेम मीडियम में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रहता, अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, एयर है और बहुत सारे वाटर है, बहुत सारे मीडियम ऐसे हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। वाटर का केस तो मैं नहीं कह सकता, एयर को तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, है ना, कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, गैसेस स्टेट की हम बात करेंगे तो उसमें एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से बेंडिंग भी होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं वो क्या है, जैसे 8, 9, 10 के 9 और 10 के स्टूडेंट क्या बताया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बताया जाता, तो उनको ऐसा ही समझाना जाता है व्हाइल इट ट्रेवल्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट्स प्रोपगेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, उनको समझा दिया जाता है कि भैया मेरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और बेंड कर रहे हैं, उनको जनरली ऐसा समझा दिया जाता है। बच्चे हैं उनको जनरली समझा दिया जाता है, तो आप लोग बच्चे नहीं हो, 11th 12th में पढ़ रहे हो, आसानी समझते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के बावजूद भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। वो स्पेशल कंडीशन में बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन समझ लो। ओके, तो जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए, तो इसको हम तो वेव नेचर से ही पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन को वेव नेचर से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ते हैं। रे डायग्राम्स हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके हम इसको फाइंड करेंगे। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, बेसिक चीजें जानना जरूरी है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तो क्या क्या चेंज होता है और क्या चेंजेस नहीं होते हैं, क्या क्या लाइट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जा रहा है तो क्या क्या चेंज होते हैं वो देखिए। चेंज जो होता है वेवलेंथ लाइट का चेंज हो जाएगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। चेंज का मतलब यही है। वेलोसिटी का भी यही कहानी है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया तो क्या क्या चेंज नहीं करता। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं करती। लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है कलर भी नहीं चेंज होता, फेज भी चेंज नहीं होती, ये सब चीजें चेंज नहीं होती है। चेंज जो होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कलर एंड फेज डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी कलर एंड फेज डू नॉट चेंज, ये सब चीजें चेंज नहीं करती, ये सब चीजें चेंज करती है। ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन में मैंने आपको चेंजिंग और नॉट चेंजिंग चीजें बताया। चलिए, लेकिन इसके बाद दूसरा केस है कि एक ही मीडियम में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, लाइट इज ट्रेवलिंग द सेम मीडियम बट बेंडिंग अकर्स। अगर लाइट एक ही मीडियम में जा रहा हो फिर भी बेंडिंग हो रहा है तो क्या होगा, बेंडिंग अगर हो रहा है तो नथिंग चेंजेज, कुछ चेंज नहीं होगा, ना वेवलेंथ चेंज होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना फेज चेंज होगा, ना कलर चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अरे भाई, ये दोनों चेंज होने वाला है नहीं। वेवलेंथ और वेलोसिटी उस मीडियम में उतना ही रहेगा, उस मीडियम में क्या होगा, उतना ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं। ओके, तो एक मीडियम में नथिंग चेंजेस, तो ये तीनों तो कंफर्म नहीं चेंज होगा। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या चेंज हो सकता है, जरा गौर से सोचो। एक ही मीडियम में ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, हो सकता है वेवलेंथ चेंज हो जाए, वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वेवलेंथ किसी मीडियम में हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा नॉट बाय म्यू
और वेलोसिटी क्या लिखते हैं, c बाय म्यू, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सी मीडियम में अलग है तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन कब चेंज नहीं होगा, आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम आ जाए, हर जगह सेम आया यूनिफॉर्म हो जाए, उस केस में कुछ भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा मीडियम जिसमें एक पॉइंट पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कुछ दूरियों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाए तो वेवलेंथ भी चेंज कर जाएगा, स्पीड भी चेंज कर जाएगी, ओके, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हो इस तरह से। तो चलिए इतना बात समझ में आया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स नेचर में ऑब्जर्व किए गए हैं जो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। क्या ऐसा फिनोमेनन है तो जिसको हम जो हमारे एक्सप्लेनेशन में हेल्प करता है, जैसे बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रे डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है उसमें। चलिए विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला केस देखिए, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट में रिफ्रैक्शन से अगर अपना हाथ मैंने पानी में डाला और हम पानी में अपने हाथ का इमेज देखते हैं तो हाथ में टूटा हुआ दिखता है, इसी को तो बेंडिंग बोलते हैं, घूम जा रहा है, ऑब्जेक्ट ही घूम जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। क्या मेरा हाथ टूट गया नहीं, लेकिन हमने पानी में अगर हाथ डाला तो बेंड कर जाता है, वो क्या होता है, बेंड कर जाती है। वो बेंडिंग किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट, हाथ को डालो, रॉड को डालो, कुछ भी डालो, जो लीनियर ऑब्जेक्ट उसको डालो, वो बेंड करता है, बेंड करता है, टूटा हुआ दिखेगा आपको, टूटा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं करता है। जबकि देखो मैं बता रहा हूँ कैसे टूटा हुआ दिखेगा आपको। मान लो एक पानी भरा हुआ है, इसमें ये क्या भरा हुआ है, पानी, और एक ऑब्जेक्ट हमने, रॉड हमने ऐसे रखा हुआ है। अब ये रॉड क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये रॉड जो है वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, बेंड किया हुआ दिखेगा आपको। ये बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग आ रहा है वो आंख जो देखेगा ना इसको, क्या होता है, बेंडिंग, इसको बोलते हैं बेंडिंग। दिस कैन बी फुल्ली एक्सप्लेन बाय क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या एक्सप्लेनेशन है, दूसरा चीज मैंने बताया आपको, विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, दो इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ भी बन सकता है और एक इमेज यहाँ भी बन सकता है। तो यहाँ से आंख के पास, है ना, एक इमेज यहाँ ही बनेगा, तो आंख जो देख रहा है ना उसको दो इमेजेस दिखेंगे, एक ये दिखेगा इमेजेस 1 और इमेज 2, दो इमेजेस दिखेंगे। अगर मान लो ये पानी है तो, वाटर है तो ये दो इमेजेस क्यों दिख रहे हैं, एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। दो रिफ्रैक्शन होने की वजह से दो इमेजेस बन के हमारे पास दिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा है, ये भी सही। तीसरा चीज मैं अगर आपको बताऊं कि एफरेंट डेप्थ, जो ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक्चुअल डेप्थ पे नहीं रहता, एक्चुअल डेप्थ पे नहीं रहता, वो थोड़ा ऊपर दिखता है। तो ऊपर क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, जो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो बेंड करेगा, या रेयर से डेंसर में आ जाए तो भी रिफ्रैक्शन हो सकता है ना। तो हम लोग एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। चलिए कुछ हम लोग फिनोमेनन पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेनन जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पे आधारित है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ना, जो बचपन हम लोग पोएम पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ऑफ ऑफ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, पढ़ते थे ना। आखिर क्यों होता है, डायमंड की तरह क्यों चमकता है, क्यों टिमटिमाते हैं तारे, क्यों टिमटिमाते हैं। हिंदी में क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका आपको लॉजिक मिलेगा, उसका कारण आपको रिफ्रैक्शन बताएगा। ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ऑफ अबव द वर्ल्ड सो हाई,
लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो डायमंड की तरह स्काई में चमकने वाला जो है वो स्टार कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्टार। क्यों है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक ही मीडियम है, मीडियम सेम है, लेकिन उसके एक एक पॉइंट में या डिफरेंट पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हैं? फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन फ्लक्चुएट्स करता है, रिफ्रैक्शन होता है, फ्लक्चुएट करेगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो क्या होगा? लाइट कभी पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती है हमारी आंखों में, और जब लाइट पहुंचती है और जब नहीं पहुंचेगी तो ऐसे ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ऐसे ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिफ्रैक्शन इन सिंगल मीडियम में डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो गर्मी के टाइम में अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करें तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम पर? ऊपर हायर लेवल पे होगा कि लोअर लेवल पे होगा? बताइए। ज्यादा गर्मियों में क्या होता है? ज्यादा गर्मियों में उसको हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। यहाँ पर बस ऐसा समझो कि जो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से ट्विंकलिंग होता है, बस इतना ही समझो। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से क्या होता है ना। आगे चलते हैं। तो कभी लाइट पहुंचती है, कभी लाइट नहीं पहुंचती है, कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। और एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि हवा जो है सो आगे पीछे हमेशा मूव करते रहता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो फिक्स ही नहीं है, ये फिक्स ही नहीं है। अब ऐसा समझो कि एटमॉस्फेयर फिक्स ही नहीं है, चेंज करते रहता है। और चेंज करने की वजह से क्या होता है? फ्लक्चुएशंस होते हैं, रिफ्रैक्शन और फ्लक्चुएशंस होंगे तो हमारे आंखों पर लाइट गिरेगा, कभी नहीं भी गिरेगा, है ना। चलते हैं। और इसी चीज को अगर आपको स्टार को ही ऑब्जर्व करना है तो अगर आप मून से ऑब्जर्व करें या फ्री स्पेस से ऑब्जर्व करें तो कोई ट्विंकलिंग हो ही नहीं रहा है, स्टार्स ट्विंकल करते ही नहीं है। तो मून से फ्री स्पेस से अगर हम दूसरे स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ट्विंकलिंग होती ही नहीं है, रिफ्रैक्शन वहां पे होता ही नहीं है। इसके वजह से मून से या फ्री स्पेस से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ट्विंकलिंग नहीं होगा। ओके। और लाइट रीचेस आई कंटिन्यूअसली, और लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है, वो आंखों पे कंटिन्यूअसली पहुंचते रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली जब पहुंचेगा तो ट्विंकल क्यों करेगा? ओके, चलिए। ट्विंकल नहीं करता है। अगर मून से आप देख रहे हैं या फ्री स्पेस से देख रहे हैं तो ट्विंकलिंग नहीं होती है। आगे चलते हैं। ओवल शेप ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मॉर्निंग और इवनिंग में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके वजह से जो स्फेरिकल शेप है सन का वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो, ये सन का स्फेरिकल शेप नहीं रह पाता, ओवल शेप हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे बिहेवियर ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर। बिहेवियर ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर, अगर मैं ट्रांसपेरेंट स्फीयर को एक बार आप ग्लास मान लो या वाटर ड्रॉप इन एयर मान लो तो ये कन्वर्जेंट बीम बन जाए। ये क्या बन जाता है? ये कन्वर्जेंट बीम बन जाता है। और यही अगर मैं एयर बबल दे दिया या है ना, अगर चारों बगल मान लो इसके चारों बगल मैंने क्या दे दिया? वाटर दे दिया, है ना। वाटर में अगर हमने एयर बबल दे दिया, ये क्या है? एयर बबल। ये एयर बबल क्या करता है? ये एयर बबल क्या करेगा? ये एयर बबल डाइवर्जिंग नेचर का होता है। दिस एयर बबल विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, और ये क्या कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसके वजह से हो रहा है भाई? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। all this a phenomenon happens occur in nature due to refraction. Okay. ओके, हम लोग अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही होता है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। लाइट क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, प्लस बेंडिंग भी हो रही है। लाइट में बेंडिंग होनी जरूरी है तो ही रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और एक लॉ आपको कॉमन मिलेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी एक चीज आप लोग पढ़ते होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों चीज, दोनों लॉ जो ये जो लॉ है दोनों में सेम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी है, सिमिलर है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, है ना। टू लॉज में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग हमारा टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला चीज ये आप जानिए कि पहला लॉ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ है, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। मींस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। तो क्या है, म्यू 1 sin r इज इक्वल टू म्यू 2 sin r। ये क्या है भाई, म्यू 1 sin r इज इक्वल टू म्यू 2 sin r। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल आर। और ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा है स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है। मतलब मैं आपको ये ग्राफ से बता रहा हूं कि मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। ये क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, और दोनों मीडियम के बीच में हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है। ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, जा रही है। और दूसरे मीडियम में ये सीधा जाना चाहिए, इसको लाइट को क्या करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जा करके बेंड किया, बेंड किया अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना, इस लाइन से नहीं जा करके इधर चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। ये μ2 है। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और इस केस में हम लोग ये समझेंगे कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, देन ओनली हम ये यूज कर सकते हैं μ1 sin r इज इक्वल टू μ2 sin r, तो ही रिफ्रैक्शन होगा। इफ μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, अगर μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 देन रिफ्रैक्शन अकर्स। इस तरह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है जी। रिफ्रैक्शन होने का वजह क्या है, रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम नहीं होना चाहिए तो ही रिफ्रैक्शन होगा। बेंडिंग होनी चाहिए, बेंडिंग तभी आएगा। ओके, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम आ गया है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है, दो डिफरेंट सबस्टेंसेस हैं लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, इस वजह से उनमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, ये हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही लाइट नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम कैसा है, तो ये अगर इस सेकेंड मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, समझ लो ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है। ये कैसा है, रेयर मीडियम। ओके, और ये जो रे है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, चलिए, इसी कहानी में अगर मैंने रेस को रिवर्स कर दिया, अगर मैंने मान लो रे को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, रे को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, उल्टा जाएगा ये रे, है ना, उल्टा रे चला जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब बताओ कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। अभी भी रेयर मीडियम ये होगा, डेंसर मीडियम ये होगा, क्योंकि अब देखो इस मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस लाइन के अलोंग नहीं आकर के, इस लाइन के अलोंग नहीं आकर के ये क्या किया, टुवार्ड्स नॉर्मल चला गया, टुवार्ड्स नॉर्मल चला गया। मतलब अब ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो मीडियम है, नॉर्मल लाइन है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल लाइन है ना,
ये मीडियम फर्स्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अगर कोई लाइट यहां से इस बाउंड्री के पास जा रहा है, ओके, बाउंड्री के पास जा रहा है और इसको जाना चाहिए सीधा नहीं जा करके ये लाइट इधर चला गया, तो उस केस में आप बताओ कि अब क्या होगा। अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब बताओ कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। पहला मीडियम क्या है, रेयर, ऑप्टिकली रेयर, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। कैसे हमने बताया ये चीज, ये हम कैसे समझे कि ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है, कैसे समझे। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि जो रे नॉर्मल की तरफ जाए, रिफ्रैक्ट हो करके नॉर्मल की तरफ चले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। और अगर कोई रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, ओके। यहां पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ज्यादा होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेयर मीडियम बोलेंगे। जिस मीडियम में एंगल ज्यादा होगा उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, जिसमें एंगल कम है, चाहे इंसिडेंस हो, रिफ्रैक्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलेंगे, ओके। तो ये हमने बताया आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ मैंने बताया, जिसको पहला लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए यहां पर देख लो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये प्रोडक्ट जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये दो मीडियम है, फिर तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, पांचवा मीडियम, इस तरह से हमने प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, कांस्टेंट रखा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और दूसरे लॉ से आप काफी परिचित होंगे, सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ सिमिलर है इससे, आप देख सकते हैं। इसको काफी इजी है समझना, इसमें कुछ भी माथापच्ची नहीं है। क्लास 9 10th के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ओके।